हेलो बच्चों, स्वागत है एक हिंदी की अपनी तीसरी क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया उस पर हम डिस्कस करते हैं। हमने भाषा के बारे में बात की, भाषा संस्कृत के भाषा तत्व के बारे में, हिंदी शब्द की बात की, हिंदी हिंदी भाषा फारसी या फ्रांसी ईरानी भाषा का रूप शब्द है एक। हमने हिंदी के मानक शब्द की बात की, मानक समय की बात की, 1100 ईस्वी कालक्रम की बात की, भाषा के कौशल की बात की। आज हम बात करते हैं भाषा के विविध रूप। हम भाषा के विविध रूप के अंदर पहला भाग पढ़ेंगे बोली। बोली क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, यानी कि कोई भी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे मान लो मारवाड़ी, मारवाड़ी की बात करें तो राजस्थान के अंदर मारवाड़ क्षेत्र के अंदर मारवाड़ी बोली जाती है। इसी प्रकार बात करते हैं भाषा बोली की। एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, यानी कि बहुत ही सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसका एग्जाम्पल ले तो अवधी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार बात करते हैं उपबोली की। उपबोली भी एक स्थानीय भाषा की ही स्थानीय भाषा एक स्थान विशेष पर ही बोली जाती है, लेकिन यह बहुत सारी बोलियों से मिलकर बनी होती है, यानी कि एकाधिकार स्थानीय बोलियां मिलकर उपबोली का निर्माण करती है। मान लो एक भाषा दूसरी भाषा से बनी होती है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अवधी के पश्चिमी जौनपुर की बनोदी उपबोली। बनोदी क्या है? उपबोली है, किसकी है? अवधी की। अवधी की उपबोली क्या है? बनोदी। एक एकाधिकार स्थानीय बोलियां मिलकर क्या बनाती है? उपबोली का निर्माण करती है, यानी कि एक से अधिक बोलियां उपबोली का निर्माण करती है। छोटी छोटी उपबोलियां मिलकर एक बोली का निर्माण करती है। अवधी की उपबोली क्या होती है? बनोदी, जो पश्चिमी जौनपुर में बोली जाती है। अब बात करते हैं उपभाषा। भाषा से पहले कौन सी आई थी? उपभाषा। उपभाषा में क्या होता है? एक से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है। एक से अधिक यानी कि एकाधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है, अर्थात किसी बोली में साहित्यिक रचना की जाती है। किसी भी बोली में साहित्यिक रचना की जाती है। मान लो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है हिंदी, उसे पश्चिमी हिंदी कहते हैं, और पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है उसे पूर्वी हिंदी कहते हैं। यानी कि उपभाषा का निर्माण एक से अधिक बोलियों से मिलकर बना होता है, और यह एक स्थानीय भाषा है जिसके अंदर हम साहित्य की रचना कर सकते हैं, यानी कि साहित्य विशेष की रचना कर सकते हैं। इसमें देखो, एकाधिकार बोलियों से मिलकर उपभाषा का निर्माण होता है, अर्थात किसी बोली में साहित्य की रचना की जाती है, अर्थात वह उपबोली का रूप धारण कर लेती है, जैसे पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा की। हमने किस किस की बात की? बोली, उपबोली और उपभाषा। इसके बाद में आएगी भाषा, और उसके बाद में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और स्थानीय भाषा। इसके बाद में कौन सी आएगी? भाषा। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या होती है? एक से अधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती है, यानी कि पूर्वी हिंदी प्लस पश्चिमी हिंदी दोनों मिलकर हिंदी भाषा का निर्माण करेगी। इस पे लिख सकते हैं हम, एकाधिक उपभाषाएं मिलकर एक भाषा का निर्माण करती है। एक से अधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती है। इसके अंदर एक जैसे हिंदी, हिंदी किससे मिलकर बनी होती है? पश्चिमी हिंदी प्लस पूर्वी हिंदी। अब बात करते हैं भाषा के बाद में कौन आई थी? हमारी भाषा आ गई। भाषा के बाद में हमने एक स्थानीय राजभाषा होगी, यानी कि जिसे हम राजकीय काम में ले सकते हैं। राजभाषा वही है जो राजकीय सरकारी कामकाज में,
यानी कि राज्य विशेष में सरकारी कामकाज में प्रयोग में लेने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें लिख सकते हैं किसी राज्य विशेष। भाषा क्या होगी, पूरे देश में बोली जाएगी और छोटे छोटे राज्यों में राजभाषा का प्रयोग होगा। राज्य विशेष में राजकार्य, किसी राज्य विशेष में राजकार्य या सरकारी कार्य में प्रयोग ली गई भाषा राजभाषा कहलाती है। जैसे बात करें पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, राजस्थानी और गुजराती। अब बात करते हैं 6 नंबर पे, कौन सी भाषा आएगी। राजभाषा के बाद में हमारी कौन सी होगी, एक राष्ट्रभाषा होगी जो एक राष्ट्र हित में बोली जाएगी। अब राष्ट्रभाषा कौन सी होगी हमारी। अब राष्ट्रभाषा के बारे में बात करते हैं। अब राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा में क्या है कि किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयोग में ली गई भाषा। राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि संपूर्ण राष्ट्र के अंदर स्थानीय रूप से प्रयोग में ली गई भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब राष्ट्रभाषा के बाद में कौन सी आएगी, मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब है यानी कि माता के मुख से बोली जाने वाली भाषा, मतलब हमारे समाज घर में प्रयोग ली जाने वाली भाषा। इसको लिख सकते हैं माता के मुख से बोली जाने वाली भाषा। जाने वाली भाषा, इसको हम घर में समाज और परिवार में आपस में विचार विमर्श करने के लिए काम में ले सकते हैं। अब इसके बाद में मातृभाषा के बाद में कौन सी आएगी, एक स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा क्या होगी, स्थानीय भाषा नहीं स्थानीय नहीं, राजस्थानीय भाषा यानी कि राजनियम भाषा। राजनियम भाषा, राजनयिक भाषा क्या होती है, एक देश से दूसरे देश में बोली जाने वाली भाषा। जो भाषा एक देश से दूसरे देश में एक देश से दूसरे देश के मध्य विचार विमर्श यानी राजकीय कार्य या पत्र व्यवहार के हेतु प्रयुक्त की जाती भाषा राजकीय भाषा कहलाती है। राजकीय भाषा प्रयुक्त शिष्ट और औपचारिक भाषा होती है। यानी कि एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश से राजकार्यों
एक देश से दूसरे देश में राजकार्यों या पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त भाषा राजनयिक भाषा कहलाती है। यानी कि एक देश से दूसरे देश में राजकार्य या राजनीतिक व्यवहार में प्रयोग करने के लिए भाषा राजभाषा कहलाती है। इसके अंदर कौन से आते हैं, जो हमारे जितने भी राजदूत है ये इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो एक देश से दूसरे देश से सामाजिक या पत्र व्यवहार या राजनीतिक कार्यों को करने के लिए प्रयोग करते हैं। राजनीतिक भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक भाषा है। इसका प्रयोग आम जन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग केवल राजदूत और हमारे वीआईपी लोग भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। राजनीतिक भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक भाषा है। औपचारिक भाषा होती है। आज हमने बात की है भाषा के विविध रूपों के अंदर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, बोली, उपबोली, उपभाषा, भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजनयिक भाषा। अब इसके बारे रिवाइज कर लेते हैं। बोली क्या होती है, एक स्थान विशेष पर बोली जाने वाली बोली भाषा बोली होती है। इसके अलावा क्या होती है, उपबोली। उपबोली क्या होगी, अब बोली के अंदर क्या आ गई, अवधि हो गई। अब उपबोली क्या होती है, यानी कि स्थान के अलावा उसके आसपास के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, यानी कि एक से अधिक बोली से मिलकर उपबोली का निर्माण होता है। यानी कि अवधि के पश्चिमी जौनपुर में एग्जाम लिया था, अवधि के पश्चिमी जौनपुर की बनौती भाषा। बनौती क्या है, अवधि की उपबोली है। इसके बाद में भाषा हमने पढ़ी थी उपभाषा। उपभाषा क्या होती है, एक से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है। अर्थात वह उपभाषा होती है जिसमें हम साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या है, भाषा। भाषा का निर्माण कहाँ होता है, एकाधिकार उपबोलियां या उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती है। जैसे हिंदी भाषा, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी मिलकर एक हिंदी भाषा का निर्माण करती है। राजभाषा यानी कि राज्य विशेष में सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग की जाती है। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है, पूरे देश में सार्वजनिक रूप से प्रयोग में ली जाने वाली भाषा। मातृभाषा क्या होती है, माता द्वारा बोली जाने वाली, यानी कि परिवार समाज में बोली जाती है, अपने घर पे बोली जाती है। और मातृभाषा के बाद में कौन सी आएगी, राजनयिक भाषा। राजनयिक क्या होती है, एक देश से दूसरे देश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा, इसको राजनयिक भाषा कहते हैं। यह है एक औपचारिक और अत्यंत शिष्ट भाषा होती है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे व्याकरण। व्याकरण के बाद में स्टार्ट करेंगे शब्द विचार, यानी कि वर्ण विचार। यानी कि कल से हम वो सिस्टमेटिक रूप से व्याकरण को स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विचार, यानी कि कंठों के द्वारा बोले जाने वर्ण, ध्वनि, वर्ण क्या होती है, इसके बारे में स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में कल से सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे। आज को क्लास को यहीं रखते हैं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।